हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास टॉपिक हैं प्रकाश से रिलेटेड, उनमें से काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर किया है। जैसे कि हम लोग आपको बता दें कि क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो समतल दर्पण था, समतल दर्पण, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यानी समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। और जो हमारे पास गोली दर्पण है, गोली दर्पण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें दो पार्ट इसके थे। एक जो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, अवतल दर्पण पढ़ा था, अवतल दर्पण हो गया, और उत्तल दर्पण हो गया। यानी ये दो टॉपिक इससे जो संबंधित है, इनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उससे संबंधित दो आवर्धन क्षमता है और एफ और आर में जो संबंध था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। यानी आज के जो टॉपिक में हम समझने वाले और जानने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके बारे में समझानेंगे। और इससे संबंधित दो नियम हमारे पास हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, देखते हैं कि क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। बात करें प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने से पहले तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नंबर तो एक ये होता है कि आखिर सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि आखिर सघन क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अणु तो आप जानते ही होंगे कि अणु क्या होता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ होता है, वो अणुओं से मिलकर बना होता है। चाहे आप एक लकड़ी का गुटका ले लें या फिर कोई ब्रह्मांड में ऐसी वस्तु ले लें, जो भी हैं सारी वस्तुएं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी के अणु पास पास होते हैं और किसी के अणु दूर दूर होते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक हमारे पास ये है और ये मैं मान लेता हूँ क्या है, ये छोटे छोटे अणु हैं। एक ये हमारे पास क्या है, एक माध्यम है, जिसे हम लोग कहेंगे क्या कि ये देखिए ये छोटे छोटे अणु हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ इसमें ये अणु है ना। जब हमें ये देखने को मिला तो मैंने देखा कि इसमें जो ये अणु हैं, छोटे छोटे ये अणु हैं, वो क्या हैं, देखो बहुत पास पास हैं। और इस वाले में हम देख रहे हैं कि दूर दूर हैं। तो क्या होता है, जिसमें जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, जो पास पास होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, सघन। समझ पा रहे हैं आप, सघन हो गया। और जिसमें दूर दूर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, विरल। समझ गए आप। यानी क्या होगा, जिसमें अणु पास पास होंगे उसे हम लोग कहेंगे सघन, और जिसमें अणु दूर दूर होंगे उसे कहेंगे विरल। अब इसमें आप जानोगे कैसे कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। यानी जैसे हम बात कर लें कि हमारे पास जैसे वायु है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे देखिए वायु को, तो आप जाइए किसी कमरे में जाइए और देखिए जहाँ पे एक छोटा सा होल हो और वहाँ से जो प्रकाश हो कमरे में आ रहा हो, तब आप देखेंगे उस होल से जब प्रकाश आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे धूल के कण आपको दिखाई देंगे और वो उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये छोटे छोटे अणु हैं। और वो क्या होता है, वायु में होते हैं, और वायु के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। आप खुद ही एहसास कर सकते हैं देख करके। तो इससे हम जानेंगे कि जो वायु है वो कैसी हो गई, विरल हो गई, है ना। वायु क्या हो गई है, वायु हो गया। अब इसी में बात कर लेते हैं, जैसे लकड़ी का गुटका है। आप लकड़ी के गुटके में आप जाइए, आप उसमें उंगली ऐसे डालिए तो क्या उंगली चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके अणु हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया कैरोसिन, पानी हो गया, हीरा हो गया, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यानी ऐसे जो माध्यम आते हैं वो सघन हो जाते हैं। और जो जैसे वायु हो गया, ये हमारा हो गया विरल। क्योंकि क्या होता है कि इसके कण जो होते हैं आप देखोगे वायु में उड़ते रहते हैं, है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वायु है वो विरल है। और जो हमारे पास अन्य चीज़ें जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया, है ना, और जैसे कैरोसिन मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी होती हैं क्या, सघन। ये सघन और विरल का हमारे पास यूज क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। आखिर क्या कारण रहा मुझे इन दोनों को आपको बताना पड़ा। तो हम जान लेते हैं कि इनका काम कहाँ पे है और इनका हम कहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इन्हें बना लीजिए, ताकि आगे चल के आपको इससे जूझना ना पड़े। ठीक है, चलिए हम इसे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं।
अगर बात करें तो मैं मान लेता हूँ ये एक माध्यम है, ठीक है। माध्यम का मतलब हो गया ये दोनों को अलग करने वाला है, और जो अलग करता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक और ये होता है पृष्ठ। अपवर्तनांक पृष्ठ होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है। मैं मान लेता हूँ कि जो इसके नीचे है, जो इसके ऊपर है, इस वाले को मैं मानता हूँ ये वायु है, और जो इसके नीचे वाला है इसे मैं मान लेता हूँ कि कांच है। कांच भी मान सकते हो और आप वायु भी मान सकते हो, जो आपको लगता है कि आपके अनुसार अच्छा है आप वो मान सकते हैं, है ना। और मैंने अभी आपको बताया जो वायु होती है वो कैसी होती है, विरल होती है ना। और कांच के बारे में मैंने आपको भी बताया बच्चों कि जो होता है कांच वो होता है कैसा, सघन होता है। कोई दिक्कत आपको, फटाफट आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, इसमें एक सीधी लाइन डाल लेते हैं दोनों तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं एन मीन्स होता है नॉर्मल, और हिंदी में इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। अब क्या होता है इन दोनों में काम क्या होने वाला है, सघन और विरल। यानी क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, मैं मान लेता हूँ ये कोई प्रकाश की किरण है, और जब क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाली जाती है। मैंने क्या किया, एक किरण को किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में डाला, और जब डाला गया तो मैंने देखा कि जो प्रकाश की किरण है उसको जाना तो ऐसे चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है जब उस सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, जो ये मेरा अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हुआ कि जो ये किरण आई है वो जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन आ गया कि वो जो इधर सीधा जाना चाहिए था वो अभिलंब की ओर आ गई। ये अभिलंब है तो ये भी अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुकाती है। तो क्या हुआ, जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होता है किसी विरल माध्यम जैसे वायु से किसी सघन माध्यम जैसे कांच में आती है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जो ये किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं कौन सी, आपतित किरण। ये जो किरण है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जो इस बार ये इधर आ रही है, ये निकल रही है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और जब ये बनते हैं तो इनके बीच में एक एंगल का निर्माण होता है, एंगल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कोण कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आई। और जो इसमें बन के तैयार होता है इसे हम लोग कहते हैं आर। नाम क्या होता है इन दोनों का, इसका जो नाम होता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ये होता है अपवर्तन कोण। और जो ये वाला कोण होता है इसे हम लोग कहते हैं कौन सा, नहीं सॉरी, इस वाले को कहते हैं आपतन कोण। इसे कहते हैं कौन सा, आपतन कोण। और इस नीचे वाले को हम लोग कहते हैं कौन सा, अपवर्तन कोण। ठीक है, यानी अगर बात करें तो ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, और ये कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। और जो ये बिंदु होता है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं कौन सा, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, यानी अब समझ में हमारी आ चुका है कि इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट बनने वाले थे इन सब के बारे में हमने जान लिया। पहली बात हम देख रहे हैं कि इसमें जो किरण आई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर आगे जो वही किरण जो दूसरे माध्यम में आ गई तब इसे हमने क्या कह दिया, अपवर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में जो ये एक एंगल बन के तैयार हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं कौन सा, आपतन कोण। और जो नीचे वाले में बन के तैयार हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसी का उल्टा कर लेते हैं। इसी का उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि मैं मान लेता हूँ इस बार क्या हुआ है कि जो ऊपर वाला है वो क्या है, सघन है। इस बार ऊपर वाले को हम क्या कह देते हैं, ये सघन हो गया, और नीचे वाला जो है वो विरल हो गया। ठीक, अब क्या हो गया कि यहाँ से हम देखते हैं ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये अभिलंब है। और जब भी क्या होता है कोई किरण, मैं मान लेता हूँ इस बार ये किरण डाली गई इस पर, और जब ये डाली गई तो देखें कि जो इसे सीधा जाना चाहिए था, और जब यह विरल में आती है जिसके क्या हैं, दूर दूर हैं, तो यह क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी ये कोण हो गया क्या, आई, और ये कोण हो गया क्या, आर। तो यही घटना क्या होती है अपवर्तन की। अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण, जैसे देख रहे हैं आपके पास ये किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तब उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो जाए, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तब उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें सघन, विरल और भी जो चीज़ें, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, या फिर जब विरल हो गया, सघन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फटाफट समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करिए, जो ये वीडियो है आप थोड़ा पीछे करिए और एक बार फिर से देखिए, आपको जितने भी इससे संबंधित पॉइंट हैं वो सब आपकी समझ में आ जाएंगे। हम क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि अभी आपने देखा हो क्लास को तो आपको फटाफट समझ में आ गया होगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, क्लास बंद करेंगे और क्या होगा कि आप भूल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसकी आपको हम परिभाषा लिख देते हैं और आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े में ही इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, किसकी, अपवर्तन की परिभाषा। तो हम हेडिंग बनाएंगे क्या, परिभाषा, और परिभाषा क्या होगी मैं आपको लिखे देता हूँ। यानी परिभाषा क्या होगी, यानी हम कह सकते हैं क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या हो जाना, विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। यानी क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए यहाँ पे ये माध्यम हो गया, इस माध्यम से क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में जाएगी ना। तो कह रहा है उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना। विचलित होने का मतलब ये हो गया कि या तो वो क्या होगा, अविलंब के पास आएगी या फिर अविलंब से दूर जाएगी। दो कंडीशनें होने वाली हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन एक स्थिति इसमें और बन के तैयार होती है। आखिर वह स्थिति क्या है, जब इनके बीच में जो ये कोण होता है वो जीरो हो जाता है। यही जो किरण है ये वाली आ रही थी, अगर यही किरण क्या हो जाए, सेम टू सेम जो मेरा अविलंब है यहाँ पर आ जाए, यानी एकदम सीधी आ जाए, तब क्या होगा, एकदम वो सीधी ही निकल जाएगी। तो जो इनके बीच में ये कोण बन रहा था वो जीरो हो जाएगा। यानी जो हमारे पास एक कोण था, कौन सा, जो ये आई था, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात हो गई, जब ये जीरो हो गया तो नीचे वाला जो आर है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पे फंस जाती है, जो हमारा ये अपवर्तन पृष्ठ है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। आप इसे कभी भी जीरो नहीं कह सकते हैं। समझ में आया। यानी क्या हो जाए कि ये वाला जो अविलंब है, ये वाली किरण यहाँ पे उठ के आ जाए तो क्या होगा, एकदम सीधी चले आएगी। जब सीधी आ जाएगी तो जो तुम्हारा कौन सा अपवर्तन कोण था वो जीरो हो गया। तो जो तुम्हारा अपवर्तन कोण है वो तो सीधी सी बात है, जीरो हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो किरण ये होती है, जब भी जितना इधर जाएगी तो इसमें भी परिवर्तन आएगा, और क्या हो जाएगा, इसमें जब इधर आएगी तो इसमें भी परिवर्तन होने वाला है। यानी जब भी कोई किरण एकदम सीधी ऊपर से नीचे डाली जाती है तब उनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो जीरो हो जाता है। जब ऊपर वाला कोण जीरो हो गया तो जो नीचे वाला कोण है वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपवर्तन पृष्ठ, यानी इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी ये बराबर के ऊपर जो एक कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है ना। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें इससे बनने वाली थी वो इन्हें आपको समझा दी है ना। तो क्या होगा, इससे संबंधित दो रूल हैं, दो नियम हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, उन दोनों को बता देता हूँ। लेकिन क्या हो, मेरे पास क्या हो, स्पेस की कमी है तो मुझे ऊपर वाले को बिगाड़ना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को खत्म करते हैं और दोनों नियम हम लिख देते हैं अभी फटाफट। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सा डिलीट करते हैं, नीचे स्पेस बना लेते हैं ना। आप ये जो परिभाषा आप इसे क्या करिए, नोट करिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित जो दो नियम हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, अपवर्तन के जो नियम हैं, अपवर्तन के नियम।
ठीक है। अपवर्तन के क्या नियम है, यानी आपतित किरण और क्या होता है ये अभिलंब और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या अपवर्तन कोण, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। यानी हमारे पास अगर दो एक नियम है और दोनों नियम क्या कहते हैं, कह रहा आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला अपवर्तन पृष्ठ और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे पास क्या होती है, आपतित किरण होती है ना, और अभिलंब होता है जो अपवर्तक पृष्ठ होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यही होती है क्या पहला जो इसका नियम है, मैं इसे क्या करता हूँ लिखे देता हूँ। यानी क्या हो गया हमारे पास पहला नियम, यानी आपतित किरण, आपतित किरण आपतित किरण और कौन सी, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तनांक पृष्ठ तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक बिंदु और रह गया है, कौन सा, ये वाला, यानी आपतन बिंदु। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, थोड़ी मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, और क्या लिख सकते हैं इसमें, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि आपतन बिंदु, यानी कौन सा, आपतित किरण अभिलंब और इसमें बात करें कौन सा, और आपतन बिंदु, तीनों क्या होता है, एक ही पृष्ठ में होते हैं। एक तो ये नियम हो गया, और जो दूसरा नियम इसमें बन के तैयार होता है कौन सा, यानी दोनों माध्यमों में बात करें कि इनके बीच में जो एक ये होता है क्या, ये बन के तैयार हुआ, यानी साइन आई बटे साइन, यानी साइन आर बराबर क्या होता है एन, ये होता है इसका दूसरा नियम। ठीक है, यानी दो नियम इसके हो गए, एक ये नियम बनता है और एक ये नियम, यानी दो नियम हो गए हैं। यानी अगर इससे जो भी बनने वाले थे दो नियम मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें क्या करेंगे, नोट करेंगे और लिख लीजिएगा। जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी मैं इससे जो अन्य और भी बनने वाले जितने भी पॉइंट हैं, जैसे अभी इसमें क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्वांतरिक परावर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी इसमें हम लोग जानेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, ताकि आप क्या करें, कम पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। चाहे तो हम क्या करें, एक ही क्लास में सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समझ में ही ना आए तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए और क्या करेंगे, और एक बार आपने पूरी क्लास को देखा है तो अगर समझ में कम आया तो आप इसे पीछे जाइए और एक बार फिर से देखिए। अगर आप नए हैं तो क्या करें, इससे जो पहले की हमारी सारी क्लासेस हैं, एक के बाद एक जितनी भी क्लासें शुरुआत से सब मैंने बनाई हैं, और आप पीछे से जाके देखिए और आप देखिएगा कि जैसे ही आप पूरी क्लासेस देखेंगे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपने हमारी पीछे की सारी क्लासेस देखी होंगी और आज भी आपने ये क्लास देखी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगी हो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और लाइक करिए और देखते रहिए मौर्य एजुकेशन 07। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।